नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माई स्टोरीज में। मैं आपके लिए लाया हूं एक सच्ची घटना की एक कहानी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलेगी, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं की जानकारी जुटा सकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उड़ीसा में नया पल्ली नाम का एक इलाका है, जहां सेना का एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहता था। यह लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में एक डॉक्टर के तौर पर काम करता था और अब रिटायर हो चुका था। इसका नाम सोमनाथ परिदा था। इस मोहल्ले के लोगों को सोमनाथ परिदा का घर बड़ा अजीब लगता था, और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सोचकर आज भी उस इलाके के लोगों की रूह कांप जाती है। इस बड़े और आलीशान घर में सिर्फ दो ही लोग रहते थे, सोमनाथ और उसकी पत्नी उषाश्री। सोमनाथ और उषाश्री की शादी सन 1977 में हुई थी और शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम विपिन था, जो बड़ा होकर एक डॉक्टर बन गया और अमेरिका में जाकर सेटल हो गया, और इनकी बेटी भी शादी के बाद दुबई में सेटल हो गई। 1998 में सोमनाथ परिदा सेना की नौकरी से रिटायर हो गए और वो अपनी पत्नी के साथ इस बड़े से आलीशान घर में रहने लगे। सोमनाथ की उम्र 70 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 65 साल थी। मोहल्ले वालों को सोमनाथ बहुत अजीब किस्म का आदमी लगता था। वो काफी चिड़चिड़ा और झगड़ालू किस्म का आदमी था। उसके अपने मोहल्ले में किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती थी। लोगों की माने तो वो उस मोहल्ले का सबसे अजीब इंसान था। सोमनाथ ने यह बात एक भयानक कांड करके साबित कर दी। मोहल्ले के लोग उसके घर के सामने से होकर भी गुजरने से बचते थे, क्योंकि उसके घर के बाहर जो भी खड़ा हो जाता या अपनी गाड़ी खड़ी कर देता तो सोमनाथ उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता था। सोमनाथ के घर के बाहर एक मंदिर था। उस मंदिर में कोई घंटा भी बजाता तो सोमनाथ को उससे भी तकलीफ होती थी। कुल मिलाकर सोमनाथ एक बेहद ही सनकी किस्म का आदमी था। सोमनाथ के बारे में एक और अजीब बात थी। सोमनाथ परिदा शाम को 6 बजे ही सो जाता था और सुबह 3 बजे ही जाग जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता जैसे उसके घर में कोई रहता ही ना हो। इनके पड़ोसी बताते हैं कि आए दिन उनके घर से दोनों पति पत्नी की लड़ने झगड़ने की आवाज आया करती थी। खैर, जैसे तैसे ये दोनों साथ में रह रहे थे और अपना समय गुजार रहे थे। सोमनाथ की पत्नी उषाश्री को किसी भी पड़ोसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। आर्मी से रिटायर होने के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में काम किया। जैसे WHO जैसी बड़ी संस्था में सोमनाथ सलाहकार के रूप में काम कर चुका था। इसके अलावा सोमनाथ का अपने मोहल्ले के पास एक क्लिनिक भी था, जहां वो बतौर डॉक्टर बैठा करता था। सोमनाथ के दोनों बच्चे अपने पिता से बात करना पसंद नहीं करते थे। दरअसल इन दोनों बच्चों को भी अपने पिता का स्वभाव डरावना और अजीब लगता था, इसीलिए वो अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करते थे। दोनों बच्चे सिर्फ अपनी मां से ही फोन पर बात किया करते थे। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था तब जून 2013 को एक दिन सोमनाथ का बेटा विपिन परिदा अमेरिका से अपनी मां के पास फोन करता है, तो उस वक्त उषाश्री का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसका बेटा सोचता है कि वो शाम को अपनी मां को फोन कर लेगा, लेकिन शाम के समय भी उसकी मां का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। विपिन सोचता है कि शायद उसकी मां कहीं बाहर गई होगी, इसलिए वो कुछ दिन बाद फोन कर लेगा। उसके बाद उसका बेटा कई दिनों के बाद अपनी मां को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। ऐसे ही 18-20 दिन बीत जाते हैं। अब उषाश्री के बेटे विपिन को किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है और विपिन अपने पिता सोमनाथ से कभी बात नहीं करता था, इसलिए उसने अपने पिता को अभी तक फोन नहीं किया था। मगर इस बार विपिन को अपने पिता के पास फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं दिखता और वो उन्हें फोन करता है। वो अपने पिता से पूछता है कि उसकी मां कहां है। उसके जवाब में सोमनाथ कहता है कि उसकी मां कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी के पास दुबई चली गई है। उसके बेटे को यह बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उसकी मां बिना उसे बताए कहीं गई हो। उसी दौरान विपिन अपनी बहन के पास दुबई कॉल करता है और उससे मां के वहां आने के बारे में पूछता है। जवाब में उसकी बहन बताती है कि दुबई आना तो दूर, उसकी मां से पिछले 20 दिनों से बात भी नहीं हुई। अब दोनों भाई बहन को किसी बड़ी अनहोनी का एहसास हो रहा था। कहीं ना कहीं इसका शक उन्हें अपने पिता सोमनाथ परिदा पर हो रहा था।
इस बात की पुष्टि करने के लिए विपिन भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा रंजन समर को कॉल करता है और उन्हें पिछले 20 दिनों का सारा वाकया बताता है। विपिन के मामा भी सोमनाथ की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ थे और सारी बात सुनकर उन्हें भी किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। उसके मामा विपिन को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि मैं आज ही तुम्हारे घर जाकर देखता हूं कि दरअसल मामला क्या है। अभी तक उनको इस बात की खबर नहीं थी कि एक खौफनाक मंजर घर पर उनका इंतजार कर रहा है। खैर, 23 जून 2013 को विपिन के मामा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी बहन उषा श्री के घर पहुंच जाते हैं। शाम को लगभग 5 बजे का समय था और सोमनाथ के घर की सारी लाइटें बंद थीं। विपिन के मामा दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। विपिन के मामा उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोमनाथ अपने घर के अंदर ही है। विपिन के मामा लगातार 20 मिनट तक दरवाजे की घंटी बजाते हैं। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सोमनाथ घर की खिड़की खोलकर अंदर से जवाब देता है। जब विपिन के मामा सोमनाथ से पूछते हैं कि मेरी बहन कहाँ है, तो सोमनाथ बोलता है कि वो तो 20 दिन पहले ही दुबई चली गई है और इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। विपिन के मामा जब घर के अंदर आने की बात कहते हैं तो सोमनाथ चिल्लाते हुए खिड़की को बंद कर लेता है और दरवाजा भी नहीं खोलता। थोड़ी देर घर के बाहर खड़े होने के बाद भी जब सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता तो विपिन के मामा घर की दीवार कूदकर घर के अंदर चले जाते हैं। विपिन के मामा घर की खिड़की के पास जाते हैं ताकि उन्हें घर के अंदर सब कुछ दिख सके। खिड़की के पास उन्हें एक अजीब सी मांस की बदबू आ रही थी। विपिन के मामा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो तुरंत लोकल पुलिस को कॉल कर देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस डॉक्टर सोमनाथ के घर पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता। पुलिस के पास एक ही रास्ता बचता है और वो घर का दरवाजा तोड़ देती है। अंदर जाकर उन्हें सोमनाथ परिदा मिलता है। उससे जब उसकी पत्नी उषा श्री के बारे में पूछा जाता है तो बोलता है उषा अपनी बेटी से मिलने दुबई गई है। विपिन के मामा ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि उसकी बहन दुबई में अपनी बेटी के घर नहीं है। पुलिस अब घर की तलाशी लेना शुरू करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वालों को भी सोमनाथ पर शक हो रहा था क्योंकि घर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अभी बातचीत हो ही रही थी कि पुलिसकर्मी की नजर बेडरूम में पड़े 2 आर्मी के संदूकों पर जाती है। दरअसल इस तरह के संदूक आर्मी वालों को आर्मी की तरफ से मिलते हैं। उन दोनों संदूकों पर बाहर से ताला लगा हुआ था। तभी पुलिस सोमनाथ से पूछती है, इन दोनों संदूकों में क्या है? जवाब में सोमनाथ बताता है कि इसमें तो कुछ पुराने कपड़े हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। पुलिस को और ज्यादा शक होता है और वो दोनों संदूकों को खोलकर देखती है। दोनों संदूक टिफिन बॉक्स से भरे हुए थे। टिफिन सामने देखकर सोमनाथ पुलिस से आंखें बचा रहा था और उसका सामान ना छेड़ने की बात कह रहा था, लेकिन पुलिस वाले नहीं रुकते और जब टिफिन बॉक्स खोले जाते हैं तो सोमनाथ को छोड़कर उस घर में खड़े सब लोगों की रूह कांप जाती है। टिफिन बॉक्स में इंसानी मांस भरा पड़ा था और ये मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के थे। अब एक एक करके पुलिस सारे टिफिन बॉक्स को बाहर निकालना शुरू करती है और कुल मिलाकर ऐसे 22 टिफिन बॉक्स बरामद किए जाते हैं। हर एक टिफिन बॉक्स में शरीर के टुकड़े भरे पड़े थे। उषा श्री के शरीर के 300 टुकड़े किए गए थे, लेकिन पुलिस को इनमें से किसी भी टिफिन बॉक्स में उषा श्री का सिर नहीं मिला। पुलिस ने सोमनाथ से जब उषा के सिर के बारे में पूछा तो उसने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया जिस पर एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें से बहुत तेज बदबू आने लगी। जब पुलिस वालों ने बॉक्स के अंदर झांका तो उसमें उषा श्री का सिर रखा हुआ था। पुलिस ने जब सोमनाथ से कटे हुए सिर को टेबल पर रखने का कारण पूछा तो सोमनाथ ने बताया कि वो हर रोज सोने से पहले उषा श्री के सिर से बात किया करता था। सोमनाथ के मुंह से यह बात सुनकर वहां खड़े हर शख्स की सांस मानो रुक सी गई और सब हक्के बक्के रह गए। ऐसी कहानी पुलिस वालों ने आज तक नहीं सुनी थी और ना ही ऐसा कोई मंजर देखा था। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहा है। सोमनाथ इतना शातिर था कि उसने अपनी मेडिकल की जानकारी का गलत इस्तेमाल करके हर टिफिन बॉक्स में एक केमिकल डाला हुआ था। यह ऐसा केमिकल था जो किसी भी चीज को ज्यादा दिनों तक सड़ने से बचाता है।
अब पुलिस वालों ने जब सोमनाथ से हत्या का कारण पूछा तो सोमनाथ ने बताया कि 3 जून की रात को दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उषा श्री ने अपना सिर जोर जोर से दीवार में मारकर अपनी जान दे दी। सोमनाथ का कहना था कि अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। सोमनाथ एक अच्छा सर्जन था तो उसे बॉडी के पार्ट्स की अच्छी खासी जानकारी थी। उसने एक आरी और अपनी क्लिनिक औजारों की मदद से उषा श्री के 300 टुकड़े कर दिए थे और शरीर के टुकड़ों को पैक करने के लिए सोमनाथ अलग अलग दुकानों से टिफिन खरीद कर लाता था और उसमें उषा के मांस के टुकड़ों को पैक कर देता था। सोमनाथ हर दुकान से 2 या 3 ही टिफिन बॉक्स खरीदता ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसने पुलिस वालों को बताया कि वो उन टुकड़ों को शिरडी साईं में ले जाकर अपनी पत्नी उषा की समाधि बनाने वाला था, क्योंकि ऐसा करने के लिए मरने से पहले उषा श्री ने सोमनाथ को बोला था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और उषा श्री के मांस और सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में उन्हें पता चला कि उसकी मौत सिर पर किसी भारी चीज के लगने से हुई है। उन्हें सोमनाथ के घर से एक भारी टॉर्च मिली जिससे उषा श्री की हत्या कर दी गई थी, यानी कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि साफ साफ एक हत्या थी। सोमनाथ ने टिफिन बॉक्स इसलिए खरीदे ताकि वो अलग अलग दिन उषा श्री के टुकड़ों को टिफिन में पैक करके अलग अलग जगह पर फेंक सके। अगर कुछ दिन और बीत जाते तो शायद सोमनाथ ये काम करने में सफल हो जाता और उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो जाता। लेकिन सोमनाथ के पकड़े जाने के बाद भी वो बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में जरा भी दुख और पश्चाताप नहीं था। पुलिस को जांच में पता चला कि सोमनाथ इस 20 दिनों में अपने क्लिनिक पे भी जाया करता था। यह हत्या इतनी असाधारण तरीके से की गई थी कि कोर्ट ने सोमनाथ की मानसिक जांच करने का आदेश दे दिया। जांच में पता चला कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि सोमनाथ ने यह हत्या पूरे होशो हवास में करी थी। और पुलिस को जांच में एक और बात पता चली कि उषा श्री को अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पर शक था और इसी कारण रोज उनके घर में लड़ाई हुआ करती थी। और एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर सोमनाथ ने अपनी पत्नी के सिर पर टॉर्च दे मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस केस में 70 पन्नों की चार्जशीट फाइल करी और कोर्ट में केस चलाया और फरवरी 2020 को डॉक्टर सोमनाथ परिदा को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 50,000 का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और जाते जाते आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।